आदाब नाजरीन, खबर दोपहर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। इंतखाबी माहौल है और आज हम बात करेंगे यूपी चुनावी दंगल की। असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। सियासी जमातें पहले महाज के लिए कमर कस रही हैं। पहले मरहले के लिए कुछ जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है, तो कुछ जमातें अनकरीब ही उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने वाली हैं। बीजेपी इत्तेहाद में सीटों की तकसीम जारी है। वहीं बीजेपी से बगावत करने वाले लीडरान समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। बीजेपी से नाराज इन लीडरों का इल्जाम है कि मौजूदा हुकूमत दलितों, पसमानदा तबकात और अकलियतों को नजरअंदाज किया गया है। मीटिंगों का दौरा है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि यूपी इंतखाबात में शिवसेना 50 सीटों पर लड़ेगी। एसपी आरएलडी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। यूपी में 7 मरहलों में चुनाव होने हैं। 10 फरवरी को पहले मरहले में 11 अजला की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। उनमें शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ शामिल हैं। पहले मरहले के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कागजात नामजदगी 21 जनवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 27 जनवरी है। कागजात नामजदगी दाखिल करने के अमल में कोरोना ज़ाबित का खास ख्याल रखना होगा। वहीं बता दें कि 2017 इंतखाबात में बीजेपी ने इन 58 सीटों में 53 में जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 2-2 सीटें हासिल कर पाई थी और आरएलडी के पास 1 सीट आई थी। तो आपको बता दें कि चुनावी दंगल यूपी का जारी है। 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं। आज हम यूपी इंतखाबात की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने जहां अपनी पहली फहरिस्त के कैंडिडेट्स का नामों का ऐलान कर दिया है, वहीं सपा ने भी और आरएलडी ने भी अपने 29 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और वो भी अपनी पहली फहरिस्त जारी कर देंगे। वहीं आपको बता दें कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब जो है पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल भी शुरू हो चुका है। इसी बीच जंग जारी है। तमाम तर पार्टियां पूरे जोश में है, अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि किसी भी तरह से लोगों को अपनी तरफ रागिब कर सके और चुनाव जीतकर सरकार बना सके। अगर हम कांग्रेस की लिस्ट देखें, कांग्रेस की पहली फहरिस्त देखें, 125 नामों का ऐलान सामने आ चुका है। इस लिस्ट में 40% खवातीन नाम है, 40% यूथ के नाम है। वहीं वो खवातीन जिन्होंने हक के लिए आवाज उठाई, जिन्होंने आम आदमी के लिए आवाज उठाई, जिन्होंने गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों के लिए, मुबैना तौर पर जो गलत पॉलिसियां रही हुकूमत की, उनके खिलाफ आवाज उठाई, या जो मुतासरा रही, जर्नलिस्ट रहे, या एक एक्ट्रेस का भी नाम इसमें शामिल है। इस तरह से ये नाम चुने गए हैं। प्रियंका गांधी ने खुद इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये नाम जो है उन लोगों को चुना गया है, उन लोगों को आवाज दी गई है जिन्होंने दूसरों के हक के लिए आवाज उठाई है। तो इस तरह से कांग्रेस ने अपने नाम चुने हैं, खासतौर से खवातीन के हवाले से जो बार बार प्रियंका गांधी दावे कर रही थी, बात कर रही थी। कहीं ना कहीं यहां पर जब लिस्ट सामने आया तो प्रियंका गांधी अपने दावे पर खरी उतरती हुई भी नजर आई। उन्होंने जो औरतों के लिए, बेटियों के लिए बात कही थी, तो वही बात दोहराते हुए प्रियंका गांधी सामने आई और उन्होंने पहली फहरिस्त के हवाले से नामों का ऐलान किया। आपको बता दें, उन्नाव मुतासरा की वालदा भी इस फहरिस्त में शामिल है, उनको भी टिकट दिया गया है। वहीं सदफ जाफर भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने CANRC के खिलाफ आवाज उठाई थी।
गाजियाबाद से हमारे नुमाइंदे रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, अब जो है कागजात नामजदगी दाखिल करने का, यानी कि अब जो है प्रोसेस पूरी तरह से शुरू होने जा रहा है इलेक्शन का। ऐसे में नाम भी सामने आ रहे हैं, लिस्ट भी सामने आ रही है। बहुत जल्द बीजेपी भी अपने लिस्ट का ऐलान कर देगी। वहीं अगर हम गाजियाबाद में देखें तो किस तरह का चुनावी माहौल हमें देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर गाजियाबाद की बात करें तो आज से चुनाव की नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। जिला कलेक्ट्रेट पर 100 मीटर परिधि पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। जो भी नामांकन भरने के लिए आएगा उसके साथ 2 प्रस्तावक ही साथ आएंगे और जिला कलेक्ट्रेट के अंदर जो भी एंट्री होगी उसमें पास चेकिंग की जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए भी सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। अगर हम बात करें चुनाव को लेकर तो इस समय कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। साथ ही साथ समाजवादी और जो आरएलडी का गठबंधन है उन्होंने भी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। अगर बात करें मुरादनगर से कांग्रेस ने विजेंद्र यादव को टिकट दिया है, साथ ही साथ लोनी से यासीन मलिक को टिकट दिया है और गाजियाबाद की जो शहरी सीट है कांग्रेस ने उन्होंने सुशांत गोयल को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनके पुत्र हैं। और साथ ही साथ इस समय बात करें समाजवादी पार्टी की जो साहिबाबाद विधानसभा, उसमें अमरपाल शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। अमरपाल शर्मा बसपा में विधायक थे पूर्व में। जब 2012 में समाजवादी की सरकार बनी थी तो बहुत ही भारी अंतर से वे जीते थे और भाजपा का प्रत्याशी, जबकि गढ़ माना जाता है साहिबाबाद विधानसभा, भाजपा का प्रत्याशी वहां से हारा था। तो अमरपाल शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है। और साथ ही साथ मदन भैया लोनी की बात करें, जहां पर नंद किशोर गुर्जर हमेशा ही विवादों में रहते हैं, एक गुर्जर प्रत्याशी है, मदन भैया भी गुर्जर प्रत्याशी है और 4 और 5 बार से वे विधायक भी रहे हैं। साथ ही साथ टक्कर एक दिलचस्प होगी। यासीन मलिक को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। बसपा ने अपने 2 उम्मीदवार अभी फिलहाल घोषित किए हैं। इन सीटों से अगर बात करें, लोनी से हाजी याकिल और मोदी नगर से डॉक्टर पूनम गर्ग को, तो बीजेपी ने अभी कोई भी अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए, लेकिन माना जा रहा है कि किसी के भी टिकट कटने की उम्मीद नहीं है। जो मौजूदा विधायक, अगर बात करें मोदी नगर सीट पर मंजू सिवाच, उनका भी टिकट कटने की अभी कोई भी स्थिति सामने नहीं आ रही है। सबसे बड़ी जो संशय स्थिति सामने है, सुनील शर्मा जो अमरपाल शर्मा के सामने टक्कर देंगे, भाजपा से पहले मौजूदा विधायक भी है। इस समय अगर भाजपा की बात करें, जो संभावित नाम आ रहे हैं कि किसी के भी टिकट कटने की उम्मीद नहीं जताई जा सकती है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि भाजपा की सीट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। नामांकन प्रक्रिया भी आज से प्रारंभ हुई है। अभी कोई उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए नहीं पहुंचा है। यहाँ पर 11 बजे ये शुरू होनी थी, अभी तक फिलहाल 12 बज गए, लेकिन कोई भी उम्मीदवार अभी तक यहाँ पर प्रत्याशी नहीं पहुंचा है। तो इस बार जो कांटे की टक्कर होगी वह दिलचस्प होगी, देखने लायक हो गई। भाजपा का दबदबा है 5 सीटों पर। क्या सपा और आरएलडी का गठबंधन भाजपा को चुनौती दे सकेगा या नहीं दे सकेगा? तो ये सब अपने आप में देखने वाली बात होगी इस बार। बिल्कुल दबदबा भाजपा का, लेकिन इस बार जो है कौन दबदबा बना पाएगा ये देखने वाली बात है। ये बता दें रोहित की जो नाम सामने आए हैं, सपा की तरफ से हो, बसपा की तरफ से हो, कांग्रेस या फिर आरएलडी की तरफ से, किन बुनियादों पर इन नामों को चुना गया है? देखिए, ये जो विजेंद्र यादव का नाम दिया गया मुरादनगर से, वे जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है मैदान में, जमीनी स्तर के हैं, ग्राउंड लेवल पर हमेशा कार्य भी करते हैं और मौजूदा स्थिति में यहीं के मूल निवासी हैं। तो कहीं ना कहीं जो नाम उतारे हैं, अगर बात करें तो मजबूत कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस उन्हें देख रही है, लेकिन क्या भाजपा से टक्कर ले पाएगी? और साथ ही साथ अगर बात करें साहिबाबाद विधानसभा में अमरपाल शर्मा, तो वे मजबूत चेहरा हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, जनता के बीच में लोकप्रिय भी हैं। और सुनील शर्मा वह भी जनता के बीच में भाजपा की तरफ से हैं, लेकिन क्या मौजूदा फिर से जीत पाती है भाजपा? क्योंकि काफी लोगों की जो नाराजगी थी वह ये थी कि सरकार चाहे योगी की बन जाए, लेकिन जो विधायक हैं, विधायकों से काफी नाराजगी देखी गई थी। तो ऐसे में क्या होगा? शहरी सीट पर अतुल गर्ग हैं, पहले से केंद्र राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो चुनाव है वह किस तरह का रहेगा और किन बुनियादी आधार पर दिया गया। और बसपा की अगर बात करें तो बसपा ने हमें उम्मीदवार तो उतार दिए हैं, 2 सीटों पर उतारे हैं, 3 सीटों को भी होल्ड कर दिया है। क्या बसपा फिर से जनाधार पा पाएगी? 2012 में जब समाजवादी की सरकार थी तो बसपा के 5 उम्मीदवार सीट पर जीत कर आए थे।
लेकिन 2017 में उनका सुपड़ा साफ हो गया था। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कांग्रेस या बसपा फिर से टक्कर दे पाएगी या समाजवादी पार्टी इस समय फिर से 5 विधानसभाओं को जीत पाएगी या सत्ता बना पाएगी। तो देखने वाली बात होगी। या बिल्कुल जो रोहित, देखने भाजपा वाली है बात होगी और आने वाले चुनाव में ये बात भी साफ होनी है कि हवा किस जानिब रुख करेगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संदीप सविता भी जुड़ गए हैं। संदीप, नाम सामने आ चुके हैं, पहली लिस्ट जो है सामने आ चुकी है, अब नॉमिनेशन भी जल्द फाइल होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में ये बता दें कि किस तरह से चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है कानपुर में। जल्दी अपना काम कर लो, बंद करा दो। संदीप, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे नुमाइंदे संदीप सविता से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। उनसे जल्द राब्ता बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आपको बता दें कि चुनावी माहौल है, ऐसे में तमाम तर पार्टियों की यही कोशिश है कि ऐसे चेहरे इस बार सामने लाए जाए जो लोगों में मकबूल भी हो, जिनमें तमाम तर विनिंग फैक्टर हो, जो लोगों में मकबूल तो हो लेकिन जिनमें भाजपा को टक्कर देने की भी सलाहियत हो। क्योंकि आपको बता दें कि 58 सीटों पर अगर हम पहले फेज की बात करें, 58 सीटों में से 53 सीटें भाजपा को हासिल हुई थी। 53 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में कड़ी चुनौती है, कड़ी टक्कर रहेगी सपा, आरएलडी, बसपा, कांग्रेस, इन तमाम तर पार्टियों के लिए। हालांकि तमाम तर पार्टियां ही ये दावा कर रही हैं कि इस बार का चुनावी माहौल जो है वो भाजपा के लिए नहीं है। वो भाजपा का करिश्मा जो पहले हमने देखा था 2017 में, 2019 में, ऑपोजिशन पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि अब उस तरह का करिश्मा देखने को मोदी योगी टीम का देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी लीडर सूर्या मैथिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। सूर्या जी, ये बताएं कि लिस्ट सामने आ रही है, जल्द ही आप भी, आपकी पार्टी भी ऐलान कर देगी, लेकिन जिस हिसाब से दीगर पार्टियां लिस्ट जारी कर रही हैं और आपके पार्टी के लीडरान जा रहे हैं, इस सिनेरियो को हम किस तरह से समझें? धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो अभी आपने एक प्रश्न उठाया कि दूसरी पार्टियों की जो लिस्टें हैं वो आउट हुई हैं और हमारी पार्टी में से जो है वो नेता जा रहे हैं, तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और इसमें किसी चेहरे की कोई आवश्यकता है नहीं। और जहां तक जाने वालों का है विषय, तो 4.5 साल, 4.5 साल तक सत्ता में रहे, हमारे साथ रहे, और उसके बाद यदि वो जा रहे हैं तो ये उनका जो है विषय है। हमने तो सदैव सभी का सम्मान किया है। और अभी मैं आपका सुन रहा था कि आखिर कितनी सीटें आएंगी और दूसरा विपक्ष जो है वो कह रहा है कि इस बार हम अच्छा करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि 2014 के अंदर जी, 2017 में, 2019 में तब भी पूरे विपक्ष ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और तब भी उत्तर प्रदेश की जनता ने और पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखाया था और जताया भी था। जाति, धर्म, मत, पंथ से ऊपर उठकर देश की सुरक्षा, राष्ट्रवाद और विकास के लिए वोट करती है अब देश की जनता। अब वो विषय खत्म हो चुका है, पहले की जात में पड़ता था। अब इस बार के चुनाव में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी। सूर्या जी, लेकिन आपके ओपोजिशन पार्टी के जो लीडरान है वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी है जो जात पात पर सियासत करती है, कह रहे हैं कि ठाकुरवाद किसके दौर में चला? देखिए, मैं तो एक बात समझना चाहता हूं कि आखिर ये बार बार आरोप लगते हैं, मुझे ये बता दीजिए कि कितने एसपी जो हैं वो केवल ठाकुर हैं, कितने एसडीएम जो है केवल डीएम है, कितने डीएम जो है वो केवल ठाकुर है। ये जो आरोप है ये विपक्ष का प्रोपोगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकार है उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस विषय को लेकर हम आगे बढ़े हैं। हमने आम जनता तक बिगर किसी भेदभाव के आवास योजना भी पहुंचाई है, सुकन्या योजना भी पहुंचाई है, उज्ज्वला योजना भी पहुंचाई है,
सौभाग्यवती योजना भी पहुंचाई है और प्रदेश के हर नागरिक को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, समान चश्मे से देखा गया है। और सूर्य सर, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, इस पर भी सवाल जो है उठते आए हैं। सूर्य जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन इसमें न मुसलमान है, न दलित है, न किसान है। आप मुझे बताइए कहां नहीं है मुसलमान, कहां नहीं है दलित, कहां नहीं है किसान सम्मान निधि के नाम पे जिस प्रकार से हमने हर किसान को सम्मान दिया। आप देखिए उत्तर प्रदेश ही वो प्रदेश है जिसमें कि हम लोगों ने किसान भाइयों के 36,000 करोड़ से ज्यादा के ऋण माफ किए पहली बार आते ही। उसके उलट राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से राहुल गांधी जी वादा करके गए थे वहां के किसानों को कि मैं जिस दिन सरकार बन जाएगी राजस्थान में, मैं 100 दिन के अंदर जो है बिल जो कर्ज है वो माफ कर दूंगा। क्या हुआ उसका? प्रदेश के अंदर 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां, 4.25 लाख नौकरियां दी हैं। आप मुझे बता दीजिए उस लिस्ट के अंदर क्या दलित नहीं है, क्या मुसलमान नहीं है, क्या उसके अलावा जाटव नहीं है? मेरा भाई, हर समाज के वर्ग का प्रतिनिधित्व यदि किसी में है तो वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया। लेकिन आप ही के पार्टी में जो लीडर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ जो दीगर लीडरान है, वो तो इन्हीं बुनियादों पर यही इल्जाम लगाकर आपकी पार्टी छोड़ दिए। अब देखिए ये ना एक बहुत ही अच्छा, जिसे कहते हैं एक आवरण होता है कि किसी के ऊपर आरोप लगाकर चले जाना। आप देखिए क्या पूरे 4.25 साल में और 5 साल में उनको ये याद नहीं आई कि यहां पर शोषण हो रहा है? क्या उनको ये याद नहीं आई कि यहां पर प्रताड़ना हो रही है? याद क्यों नहीं आया? सियासी तजिया निगार प्रशांत त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। प्रशांत त्रिपाठी साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्यों जब 5 साल तक पावर में रहे तो पावर का मजा लिया, अब जब चुनाव सामने तो कह रहे हैं कि लोगों के साथ, अकलियतों के साथ अच्छा नहीं हुआ, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाला पर्व मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल जी प्रशांत जी। हाँ जी, मैं यदि आज के राजनीतिक समीकरण की बात करूं तो ये हम सभी का दुर्भाग्य है कि देश में विकास हो चाहे न हो, लेकिन उसको जाति समीकरण के आधार पर देखा जाता है। आज हम 21वीं 22वीं सदी में जीवन यापन कर रहे हैं और दुनिया अपना ये पृथ्वी छोड़ करके दूसरे दुनिया में जाने के प्रयास में है और हम आज जाति समीकरण के आधार पर ही भविष्य को चुन रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। और मैं आपसे कहना चाहूं, यदि आप आंकड़ों को देखेंगे तो नौकरी कितने को मिली जी या नहीं मिली, ये बात आंकड़ों की है। और आप हर घर में जाकर के नहीं पूछ सकते कि किसको नौकरी मिली, किसी को नहीं मिली। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताना चाहूंगा, बहुत सम्मान पूर्वक कहना चाहूंगा आपको। आप अपनी गाड़ी उठाइए और गांव में जाइए और महानगरों में जाइए, उनको जोड़ने वाली सड़क, और मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, मैं अपनी उम्र के आधार पर और हमेशा बात अपने व्यक्तिगत तजुर्बे के आधार पर व्यक्ति को करना चाहिए। आज यदि मैं अपनी महानगरों में, दिल्ली में बैठा हुआ हूं, बनारस का रहने वाला हूं, और यदि मैं घर जाता हूं, अगर मेरा रिजर्वेशन नहीं हुआ है, फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही है, कोविड चल रहा है, बालक छोटा है, बच्चे छोटे हैं और घर जाना है ना, मुझे 1 नंबर की सड़क मिली हुई है घर जाने के लिए मुझे। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, शाम के 4-5 बजते थे तो हमारी माँ कहती थी, बेटा लालटेन साफ कर लो, मट्टी के तेल थोड़ा देख लो, नहीं तो रात में बिजली नहीं आने वाली। हाइडिल और बिजली की जो व्यवस्था थी, वहां पर ट्रांसफार्मर उठता था तो महीनों भर ट्रांसफार्मर के इंतजार करने पड़ते थे। डेवलपमेंट की हम बुनियाद क्या रख रहे हैं? हम किन आधारों पर ये बोलना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या हर व्यक्ति सड़क पर आके बता सकता है क्या मुझे नौकरी मिली है? लेकिन मैं बता सकता हूं आपको, हर घर में बिजली मिली है, हर घर को सड़क मिली है। क्या ये जात के आधार पर है? एक घर में यदि एक पिछड़ा परिवार है, उसके यहाँ चूल्हा जलता है और उसके यहाँ जब बल्ब जलती है, क्या ये जात देख के जलती है? अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस लीडर। खैर मकदम है आपका अजय जी। आपने सुना प्रशांत त्रिपाठी साहब कह रहे थे कि डेवलपमेंट हुआ है और डेवलपमेंट जात की बुनियाद पर नहीं हुआ है। अगर बिजली पहुंच रही है तो ये हर घर में पहुंच रही है, किसी का मजहब, किसी की जात पूछकर नहीं पहुंच रही है। तो क्यों बार बार फिर बीजेपी पर इल्जाम लगता है कि जात की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर सियासत और इलेक्शन लड़ते हैं?
पाठी जी चाहे शब्दों में जो भी भाषा का प्रयोग कर लें और जिस तरह की बातें कर लें, मैं भी उनको सुन रहा हूं। ये लगता है कि ये 25 साल पहले जो भाजपा का राज उत्तर प्रदेश में था उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं और जो भी सरकारें आई हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो सबने कुछ ना कुछ किया है और सरकार का दायित्व तो बनता है। सरकार में जो रहता है वो कुछ ना कुछ करता है, कई बार बिना किए भी आगे बात बढ़ती है। तो ये कहना कि हमने जो है हमारे आने के बाद ही बिजली आई, उससे पहले तो बिजली इनके हिसाब से पैदा ही नहीं हुई थी। इनके लोग तो कहते हैं 2014 के बाद देश को स्वतंत्रता ही मिली और उसको ये लोग पुरस्कार देते हैं। तो ये धारणा पूरे देश में है, लेकिन सच्चाई को सब जानते हैं किस तरह से नफरत की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, जाति और क्षेत्र और धर्म की राजनीति करके लोग यदि विकास पे थे तो इन राजनीति की क्या जरूरत थी? क्यों पूरे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? विशेषकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह नफरत का जहर घोल करके लोग सियासत कर रहे हैं और अंतिम समय में भी जब विकास ही है तो क्यों योगी जी को 20 और 80 का मामला कहना पड़ रहा है? ये सच्चाई सब जानते हैं। श्मशान और जिन्ना का और हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का सहारा लेना पड़ रहा है। विकास तो हम खुद चाहते हैं कि विकास की राजनीति हो, सकारात्मक राजनीति हो। सर, तो अगर दीगर पार्टियां, अगर जो दूसरी उत्तर पार्टियां हैं वही कास्ट और रिलीजन के बेस्ड पर सियासत करती हैं, जो कांग्रेस का पहला लिस्ट आया है उसमें बिल्कुल खवातीन और यूथ को 40% का जो शेयर मिला है, साथ ही साथ उसमें हमने देखा है कि दलित, ओबीसी हो, मुसलमान, ब्राह्मण, उस हिसाब से भी सीटें मिली है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल ही कास्ट और रिलीजन को नेग्लेक्ट कर रही है अपने सिलेक्शन लिस्ट में? चाइना के एयरपोर्ट को आप दिखा रहे हैं, बंगाल के आप पुल को दिखा रहे हैं और आंध्र प्रदेश के आप बांध को दिखा रहे हैं विकास के नाम पे। कौन नहीं जान रहा है कि झूठे प्रचार कर लेने से प्रदेश के लोगों की शिद्दत और सेहत। अजय जी ये बता दें तो क्या बिल्कुल ही आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने चुनाव में, कांग्रेस अपने सिलेक्शन लिस्ट से कास्ट और रिलीजन बिल्कुल ही हटा रहे हैं? क्या बिजली नहीं मिली थी तो मैं इनको बता देता हूं गया होता तो महिलाओं पर सर्वाधिक अत्याचार नहीं हुआ होता, अपहरण की घटनाएं नहीं हुई होती। और उसी तरह रोजगार के लिए जो लाठियां चलानी पड़ती है इस सरकार को, जब लोग रोजगार मांगने जाते हैं लाठियां बरसानी नहीं पड़ती इस सरकार को। महंगाई का आलम पूरा देश देख रहा है। सूर्य जी ये बताएं, क्योंकि लगातार तो आप पर यही इल्जाम, आपकी पार्टी पर यही इल्जाम लग रहे हैं कि कास्ट और रिलीजन की बुनियाद पर ही आगे बढ़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अगर जी ये तमाम तर जो बातें हैं गलत है, आपकी लिस्ट आनी है, उसमें कितने मुसलमानों को, कितने दलितों को सीट दी जाएगी? क्या इम्कान आपको लग रहा? समझ चुके हैं कि इनके चाल, चेहरे और चरित्र में सूर्य जी आज जरूरत है वहां बदलाव की, संघर्ष की राजनीति करने वाले लोग जब आगे आएंगे उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश की आम जनता की जीत इस बार सुनिश्चित होगी। 10 मार्च को कांग्रेस पार्टी ने पूरा सकारात्मक एजेंडा के साथ उत्तर अजय जी आप ही के लगा इल्जाम की बात पूछ रहे हैं, उनको वजाहत करने दें। अपनी राजनीति बदली है और हम लोग उसी तरह के कैंडिडेट दिए हैं, चाहे आशा कुमारी जो हो उन्नाव से, जो उम्मीद है उन्नाव की, चाहे पूनम पांडे हो, आशा बहू है, उत्तर प्रदेश के लोगों की आशाएं हैं, या रामराज गौड़ हो जो आदिवासियों के शोषित वंचित आवाज है। इस तरह के लोगों को हम आगे लाए उत्तर प्रदेश में नौजवानों को, महिलाओं को। त्रिपाठी जी ये बताएं, आप किस तरह से कांग्रेस की लिस्ट जो है आप उसको किस तरह से देखते हैं? कहीं न कहीं हमने संगम देने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश में एक व्यापक बदलाव अजय जी दूसरों को भी बोलने का मौका दें। ठीक है कि भाजपा जो की है, जो जैसी करनी है उसका रिजल्ट उसको 10 मार्च को मिलेगा। चाहे त्रिपाठी जी जितनी अच्छी बातें कर ले, जितने मीठे बातें कर ले, सैद्धांतिक बातें जितने कर ले, उत्तर प्रदेश में व्यवहार के दृष्टिकोण से देखे एक जाति विशेष के लिए पूरे प्रदेश का तहस नहस इन्होंने कर दिया। कांग्रेस इतनी सही थी सर, फिर 30 सालों तक क्यों सरकार नहीं बना पाई यूपी में? जो है वो भागा हुआ है, फरार है। मैं उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था, मैं अपने को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिन सुविधाओं को मैं भोग रहा हूं उसको बताने का पूरा अधिकार है। मेरा घर किसी दल के खर्चे से नहीं चलता। हाँ, लेकिन प्रशांत जी, लेकिन हम जब गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट्स देखते हैं, गवर्नमेंट की साइट्स देखते हैं, चाहे नीति आयोग हो या दीगर, उनमें तो डेवलपमेंट और दीगर मामलों में यूपी काफी नीचे दिखता है। जी सर, जब हम नीति आयोग की रिपोर्ट देखें या दीगर इस तरह की रिपोर्ट्स देखें तो यूपी डेवलपमेंट के मामले में, औरतों की सुरक्षा के मामले में काफी नीचे दिखता है सर। नहीं, बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिनमें काम बहुत अच्छे हो पाने से छूट गए हैं। अवसर मिलने पर उस पर भी प्रयास होगा, लेकिन जो बुनियादी अब जिस समय उत्तर प्रदेश हमें मिला,
जिस समय उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मिला उस समय क्या परिस्थिति थी, बुनियादी सुविधा देना सबसे पहली प्राथमिकता है और स्वास्थ्य सुरक्षा के ऊपर ही पूरा ही ध्यान देने के साथ साथ इस पर भी काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश देखा जाए तो ऐसे भारत में सबसे बड़ी राज्य है और इसमें जनसंख्या के समाजवादी पार्टी लीडर अली मुर्तजा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। अली साहब, ये बताएं कि आपने भी जो है नामों की फहरिस्त जारी की है, ऐसे में किन बुनियादों पर आपने 6 मुसलमान नाम जारी किए हैं? क्या देखकर आपने मुसलमान जो आपके लीडरान हैं उनको टिकट दी है? देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, वो जाति धर्म से ऊपर उठ के होने वाले हैं और बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है जाति धर्म को लेकर, वो अब की बार नहीं चलने वाला है। सभी धर्मों के और सभी जातियों के लोग अब की बार इससे उब चुके हैं और समाजवादी सरकार बनाने का निर्णय ले चुके हैं और इनके मंत्रिमंडल जो भी ओबीसी के, एससी माइनॉरिटीज के लोग इन्हें छोड़ के जा चुके हैं और बहुत बुरी हालत होने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार की। ये लौट के दोबारा नहीं आएंगे 50 वर्षों तक और अब की बार कोई जाति धर्म समुदाय कुछ नहीं चलेगा, परिवारवाद सब कुछ नहीं चलेगा, केवल और केवल समाजवाद चलेगा और समाजवाद की ही बात होगी, विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी, महंगाई की बात होगी। अब की बार कोई देखिए सूर्य जी, बार बार इल्जाम लग रहा है बीजेपी के कि इस बार जो है मजहब पर सियासत नहीं होगी। आप साफ कर दें कि बीजेपी मजहब के नाम पर सियासत नहीं करती। कितने मुसलमानों को टिकट देगी बीजेपी? बीजेपी जो बार बार जो है राम मंदिर, मथुरा और घर वापसी जैसे मुद्दों को उठाती रही है। 6 महीने पहले इन्हीं के जो थे ना पहलवान जी, गाजियाबाद में उम्मेद पहलवान, उन्होंने एक मुस्लिम वृद्ध बुजुर्ग को झूठा वीडियो बनाकर उनकी दाढ़ी काटकर उनको ही मौजूदा सरकार के जो मंत्री हैं वो इन सब से जुड़ चुके हैं और जाति धर्म ये कुछ समय के लिए था, ये खत्म हो चुका है इनका प्रोपेगेंडा। अब ये चलेगा नहीं, ये दोबारा लौटेंगे नहीं। अब की बार हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और समाजवादी सरकार को रोकने वाला उत्तर प्रदेश में अब कोई दल नहीं बचा है। बीजेपी आई हुई है, ये अपने घर में। अजय उपाध्याय साहब, ये बता दें कि 58 सीटों में अगर हम पिछले असेंबली इलेक्शन की बात करें तो कांग्रेस को कोई भी जीत 58 इन सीटों पर नहीं मिली थी, तो इस बार क्या लगता है आपको कोई जीत हासिल हो पाएगी? देखिए कि जब भी ये महापर्व आता है 5 सालों में, तभी जात धर्म मस्जिद मंदिर की बातें सामने आती हैं और कोई करता है ये अलग विषय है, लेकिन एक सम्मानजनक न्यूज चैनल पर आकर के हम सब भी इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे तो नई जनरेशन को क्या संदेश जाएगा? नया अजय उपाध्याय भी आ गए क्या यहाँ दूसरे? भाई सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोलूंगा मैं, ये अंडरस्टैंडिंग इतना बना लीजिए, बाकी चीजें तो चल ही रही है देश में। जिस तरह से परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया है, संघर्षशील लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और वैसे लोग जो संघर्ष के दिनों में जनता के साथ खड़े रहे उनको आगे लाकर कांग्रेस ने, चाहे महिलाओं की भागीदारी की बात हो, युवाओं के भागीदारी की बात हो, इनको राजनीतिक स्पेस हम लोगों ने दिया है और पूरा भरोसा है। जिस तरह 4-5 वर्षों में जोगी के जो तानाशाही राज था, उस तानाशाही राज के विरुद्ध जो लोगों ने लड़ाई लड़ी वो आज जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बैनर पर उम्मीदवार बन करके, चाहे आशा सिंह जी हो, उन्नाव की वो लड़की, सबको पता है किस तरह उनके साथ अत्याचार हुआ और वहां की जनमानस जो है आज उन्नाव में का जो एक नजरिया है वो नजरिया बदलना चाहता है। राजा राम गौड़ जो है हमारे उम्भा में, सोनभद्र में, उनके साथ खड़ा होने की स्थिति में है। ममता चौधरी है, पंखुरी पाठक हैं, सदप हैं, ये सारे लोग जो संघर्ष वाले लोग हैं, इन सब के साथ जनता उत्तर प्रदेश की आएगी और 58 की बात नहीं, हम तो 2022 में एक नए सूरज उगाने की बात, एक नई उम्मीद की किरण। अली मुर्तजा साहब, आपने अजय उपाध्याय को सुना और आप दोनों का लक्ष्य सेम है, सपा कांग्रेस का लक्ष्य सेम है, फिर एक साथ इस बार क्यों नहीं हो पाए? मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। इनके जितने भी कैंडिडेट हैं, ये 5 कैंडिडेट भी जीतकर विधानसभा में नहीं आएंगे और ये सेक्युलरिज्म पार्टियां हैं तो कुछ आइडियोलॉजी तो सेम होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं नहीं है। केवल और केवल समाजवादी सरकार
बनने जा रही है और कोई प्रत्याशी सरकार सामने अब नहीं किसकी होगा। बनेगी ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। हालांकि यहां पर साफ तौर पर एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि चाहे सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यही कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी जो है वही कास्ट और वही मजहब की बुनियाद पर सियासत कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि यूपी के सियासत में ये तमाम तर चीजें हर एक पार्टी में देखने को मिलते हैं। तस्वीर जो है आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी। प्रशांत त्रिपाठी साहब, अजय उपाध्याय जी, सूर्य जी, अली मुर्तजा साहब, आप तमाम का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।